अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है, बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग। देखिए जी, हमारी बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग एक नहीं है बल्कि 2 अकाउंटिंग है। ये सब बच्चे जानते हैं, एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग उसी अकाउंटिंग की एडवांस लेवल है जो आप प्रीवियसली पढ़कर आ रहे हैं, चाहे आपने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में, सेकेंड ईयर कॉमर्स में पढ़ा हो या आपने बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा हो, लेकिन आपने कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो हमारे पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच आर एज फॉलो। अच्छा जी, बहुत सारे फ़र्क हैं जो यहाँ पर बताए हुए हैं। देखिए जी, आगे मजीद बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ आपको कि एडवांस अकाउंटिंग किस तरीके से आपकी वही पुरानी वाली अकाउंटिंग है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग, बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग, इसमें जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं या जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही थे। ठीक है, उन्हें आप कहा करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मजीद अगर आप आगे बढ़ें तो वो एडवांस्ड कहलाती है, एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द कंप्लीट नेम इज द एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो याद रखिएगा, एडवांस अकाउंटिंग आपकी प्रीवियस क्लासेस के ही उसी के हवाले से एडवांस्ड किस्म की अकाउंटिंग है। इसमें मजीद नए चैप्टर आ जाएंगे, इसका कोई ट्रैक चेंज नहीं होगा। आपकी पुरानी वाली अकाउंटिंग को ही एक अपर लेवल पर जब डिस्कस किया जाए तो दैट बिकम्स द एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी, जिसके अंदर आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ बिजनेस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आप सब याद करते रहे। आप लोग जनरल जर्नल बनाते रहे, जनरल लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है जी, उसमें हमारा मेन काम ये होता था कि इनकम स्टेटमेंट यानी किसी भी कंपनी का जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का सारा क्राइटेरिया है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या लॉसेस हो रहे हैं, वो सब शो करवाया जाए। किसके जरिए? इनकम स्टेटमेंट बनाकर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, और कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करवाया जाए बैलेंस शीट बनाकर। दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यही ऑब्जेक्टिव हमारा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी रहेगा। तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली एडवांस अकाउंटिंग कोई नई अकाउंटिंग नहीं है, बस पुरानी वाली जो अकाउंटिंग है उसी के अंदर कुछ स्टेप्स आगे की बात की जाएगी। रही बात कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम कॉस्ट का तस्करा करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल वो इदारे करते हैं हु आर सो कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाकर बेचते हैं, बनाकर यानी उसको मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं। ठीक है जी, इससे पहले की क्लासेस में आप लोग सिर्फ और सिर्फ बात ये किया करते थे कि सर एक ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एक जगह से सामान खरीदता है, दूसरी जगह पे सामान बेच देता है, अपनी जो भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रखता है वो बेच देता है आगे। खुद से बनाने वाली बात हमने कभी नहीं की। तो उसमें हमने ट्रेडर का इनकम स्टेटमेंट भी बनाया, ट्रेडर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह ये सब बनाया था। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग तो सिर्फ वो शख्स सीखेगा, वो शख्स करेगा जो कि किसी न किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जिसका बिजनेस जो है वो किसी न किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बनाया गया है। यानी फॉर एग्जाम्पल वो लकड़ी का काम करता है, तो लकड़ी लाएगा, लोहा लाएगा, तो फर्नीचर बना बना के बेचेगा। बेकरी है उसकी, तो बेकरी है, जाहिर सी बात है मैदा वगैरह खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, क्रीम खरीदेगा, चॉकलेट खरीदेगा, मक्खन खरीदेगा, घी खरीदेगा, तभी जाकर वो केक बनाएगा, तभी जाके वो रस्क बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, पेस्ट्रीज वगैरह बनाएगा, ऑल बेकरी आइटम्स वगैरह बनाएगा। तो ये कौन है? ये सब मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमारी मार्केट में मिलती हैं, लाइक डालडा घी हो गया, डालडा का पकवान तेल हो गया, ठीक है, ऐसी जूसेस वगैरह हो गए, नेस्ले के जूसेस हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी शख्स एक मैन्युफैक्चरर है किसी भी
प्रोडक्ट को, किसी भी शेयर को मैन्युफैक्चर करके फिर बनाकर फिर मार्केट में बेचता है, सिर्फ उस शख्स के लिए हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हमें ये सिखाता है दैट हाउ अ मैन्युफैक्चरर विल कैलकुलेट इट्स कॉस्ट, कि एक मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो लकड़ी का काम करके फर्नीचर बना रहा है, लोहे का काम करके गेट जाली वगैरह बना रहा है, बेकरी वाला है तो वो बेकरी आइटम बना रहा है, उसके प्रोडक्ट को बनाने में कितने 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 पैसे लग रहे हैं, कितनी कितनी कॉस्ट उसकी इनकर्ड हो रही है, ये सिखाती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये सिखाती है कि एक मैन्युफैक्चरर अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरह का खर्चा लगता है, 3 तरह के एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, जिनमें नंबर 1 मटेरियल, जिसमें नंबर 1 है मटेरियल। मैं यहाँ पे ज़रा शो करवा देता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद से। सबसे पहला कॉस्ट का कंपोनेंट होता है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? देखिए जी, मटेरियल को आप दूसरे लफ्ज़ों में ख़ाम माल भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल। अगर आपके पास कोई केक बनकर आया, पेस्ट्री बनकर आई, किस चीज़ से बनी है वो? केक से बनाया गया, उसको मैदा वगैरह आटा वगैरह मिलाया गया होगा। तो कोई भी तैयार शय जो हमारे सामने पड़ी है उसको किसी ना किसी चीज़ से बनाया गया होगा। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पर्सनल कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, किस चीज़ के बने हुए हैं? प्लास्टिक, कहीं ना कहीं मेटल भी शामिल है इसमें। ठीक है जी। तो मेटल क्या हो गई? मटेरियल हो गया। प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अगर आप किसी डेस्क पर बैठे हैं, वो या तो लकड़ी की होगी, तो लकड़ी क्या है? मटेरियल। अगर वो शीशे की बनी है तो वो शीशा क्या है? मटेरियल। जिस घर में आप बैठे हैं वो घर किस चीज़ का बना हुआ है? सर सीमेंट ब्लॉक, ईंटें वगैरह, सीमेंट बजरी, तो ये सब क्या है? मटेरियल है। देखें जी, मटेरियल से आप कभी बच ही नहीं सकते। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी साइंस में, शुरू में स्टार्टिंग की क्लासेस में अपनी, कि मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह रखती है, जगह घेरे या उसका कुछ वज़न हो, वो मैटर होती है। तो आप कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिसकी कोई जगह ना घेरती हो या उसका कोई वज़न ना हो, ऐसी कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द नहीं है। ठीक है। हर चीज़ जिस पर आपकी नज़र जाएगी उसमें आपको मैटर नज़र आएगा। इंसान खुद एक मैटर है, तो हर चीज़ मैटर है। मैटर तो दुनिया तो मैटर से ही बनी है ना। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मैटर तो चाहिए। अब डिपेंड करता है वो क्या चीज़ आप बना रहे हैं, उसी नेचर का आपको मैटर चाहिए होगा। तो मैटर से मैटर करते करते मटेरियल है वो। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला खर्चा आपका मटेरियल का होगा। ठीक है। आपको मटेरियल ख़रीद के लाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि लकड़ी का कारोबार है हमारा, यानी कि फ़र्नीचर का कारोबार है। लकड़ी ख़रीद के लेकर आए 100 रुपीज़ की। ठीक है। 100 रुपीज़ की हमने लकड़ी को परचेज़ किया। उसके बाद दूसरा ख़र्चा जो आपका आएगा, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, दैट इज़ लेबर। विदाउट लेबर वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप अगर फर्नीचर ख़रीद रहे थे या फर्नीचर बना रहे थे, तो मटेरियल आपने लकड़ी ख़रीद ली थी, लोहा ख़रीद लिया था, कीले ख़रीद ली, ग्लू ख़रीद लिया, सोल्यूशन ख़रीद लिया, जो भी है वो सारी चीज़ें आपने ख़रीद ली हैं। वो सब क्या है? मटेरियल है वो। लेकिन अब वो ऐसी रखे रखे तो डेस्क नहीं बन जाएगा, रखे रखे तो फर्नीचर नहीं बन जाएगा, रखे रखे आपका दरवाज़ा नहीं बन जाएगा, रखे रखे टेबल नहीं बन जाएगी। कैसे बनेगा? दुआ करने से भी नहीं बनेगा।
कोई ना कोई मज़दूर, इंसानी मेहनत मुशक्क़त करने के लिए हमें कोई मज़दूर लाना पड़ेगा। तो मज़दूर जब लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है फ्री में नहीं आएगा, उसको भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर का ख़र्चा हमारा आया उस फर्नीचर को बनाने के लिए, उस डेस्क को बनाने के लिए 200 का। 100 रुपये आप पहले ही खर्च कर चुके हो मटेरियल की, खाम माल की मद में। 200 रुपये अब लेबर को आपने देने हैं। और एक आखिरी ख़र्चा होता है जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवर हेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड वो खर्चे हैं जिन्हें आप ये कह लें कि इनके अलावा ऊपरी खर्चे, छोटे छोटे खर्चे। अब ये छोटे छोटे खर्चे कौन से आ गए? देखें जी, जो भी शख्स मैन्युफैक्चरर होता है उसकी कोई ना कोई फैक्ट्री तो होगी ना, जिसको फैक्ट्री बोलता होगा। कहीं ना कहीं तो माल बनाता होगा ना। फर्नीचर अगर वो तैयार कर रहा है तो किसी न किसी रूम में, किसी न किसी पोर्शन में जाके वो काम कर रहा होगा। अब आप उसको फैक्ट्री का नाम दे दें या ना दें, फैक्ट्री का नाम दे दें, बहुत सारे ऐसे होते हैं बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है 2-2, 3-3 फ्लोर की उनकी फैक्ट्री होती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है वहाँ पे लाइटें भी चल रही हैं, वहाँ पर पंखे भी चल रहे हैं, वहाँ पे गैस भी इस्तेमाल हो रही है। वहाँ अगर वो बिल्डिंग रेंट पर है, किराए पर है, तो उसका किराया जो जा रहा है, ये सब छोटे छोटे खर्चे आ जाते हैं, दीगर खर्चे आ जाते हैं, अदर खर्चे आ जाते हैं। यूँ कह लें कि फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अदर यानी दीगर पैदावारी खर्चे, मटेरियल के अलावा, लेबर के अलावा, ओवरहेड के अलावा। ये भी हम लेवल 1 पे बात कर रहे हैं, अभी डिटेल में इन पे आगे और भी बात करेंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें, जब जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे मटेरियल से वास्ता पड़ेगा लाजमी, लेबर से वास्ता पड़ेगा लाजमी, और फैक्ट्री ओवरहेड का जिक्र लाजमी करना होगा। तो आपने जितने भी छोटे छोटे आपके खर्चे हो रहे हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाय बन रही है आपके, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आ गया फैक्ट्री में, उसके लिए चाय मंगवा ली, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, बिस्किट मंगवा लिया आपने, कूलर में बर्फ़ डाली जा रही है, ठीक है, फैक्ट्री की मरम्मत का काम हो रहा है, फैक्ट्री में कलर हो रहा है, फैक्ट्री की वायरिंग का काम हो रहा है, दसियों काम हो सकते हैं छोटे मोटे खर्चे, फैक्ट्री का टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं और फॉर एग्जांपल इन सब को मिलाकर खर्चा बन गया 300 का। अब एक मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि भाई मेरा मटेरियल का खर्चा 100 रुपये का आ गया, लेबर का खर्चा 200 रुपये का आ गया, और दीगर छोटे खर्चे मिलाकर जिन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे हैं वो आ गए 300 रुपये के। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 600 रुपये का टोटल हो गया, 600 रुपया। अब ये 600 को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये बात जहन में रखिएगा, दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग हो, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ये लाजमी कैलकुलेट होगा। इन तीनों को टोटल करके जो अमाउंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोडक्ट कितने में बन रही है ये मालूम करने में मदद देती है, हमारे कौन से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं ये मालूम करने में मदद देती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए हम ये पता लगा पाते हैं, एक मैन्युफैक्चरर ये पता लगा पाता है कि उसकी प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा कितना खर्चा हो रहा है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब हमारा जो पहला पॉइंट है डिफरेंस का, कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, वो है ऑडियंस का। ऑडियंस का मतलब क्या है? ऑडियंस का मतलब है लोग, हजरात। कौन से रिकॉर्ड में कौन से लोग इंटरेस्टेड होते हैं? देखिए जी, लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिपोर्ट्स फॉर एन आउटसाइड ऑडियंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में बनाई जाती है आउटसाइड ऑडियंस के लिए। आउटसाइड ऑडियंस का मतलब ये है कि आपकी कंपनी से, आपकी फैक्ट्री से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग, यानी आपके शेयर होल्डर बाहर के लोग हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर। आपकी कंपनी को लोन देने वाले इन्वेस्टर्स यानी बैंक वाले लोग,
और इसके अलावा आपकी कंपनी को उधार पे मटेरियल देने वाले, उधार पे सामान देने वाले आपके सप्लायर्स, और आप जिन लोगों को सामान देते हैं उधार पर, ठीक है, आपके कस्टमर, यानी गर्ज ये जो भी शख्स आपकी कंपनी के बाहर से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ भी आ जाती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के इदारे हों, चाहे वो और कोई दूसरा इदारा हो, चाहे वो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हों जो किसी भी किस्म के कानून, किसी भी किस्म के उसूल पर अमल दरामद कराने के लिए कायम की जाती हैं, या वो प्राइस कंट्रोल एजेंसीज़ हों, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी कंपनी के अंदर नहीं है, ये हमारी कंपनी के बाहर हैं, ठीक है। हमारी कंपनी के अंदर दिलचस्पी रखने वाले लोग ये सब बाहर हैं, हमारी कंपनी को पसंद करने वाले लोग, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग, ये सब बाहर के लोग हैं, ठीक है जी। तो ये सारे लोग कहलाते हैं आउटसाइड दी ऑडियंस, आउटसाइड ऑडियंस, बाहर के लोग। और कुछ लोग होते हैं कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी जो टॉप लेवल पर बैठे हुए होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक लेवल पर बैठे होते हैं, वो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंपनी के मैनेजर होते हैं, कंपनी के सीनियर मैनेजर होते हैं, जूनियर मैनेजर होते हैं, इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सब क्या हैं, कंपनी के इंटरनल लोग हैं, इंटरनल ऑडियंस हैं, ठीक है जी। तो अब ये बात ज़हन में रखें कि ऑडियंस हो गई दो तरह की, ऑडियंस के पॉइंट में ऑडियंस हो गई दो तरह की, बाहर की ऑडियंस और अंदर की ऑडियंस। बाहर की ऑडियंस का मतलब आउटसाइड ऑडियंस, अंदर की ऑडियंस का मतलब क्या है, आपके फैक्ट। अब देखें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग असल में बनाया करती थी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट कोई भी कंपनी, बैलेंस शीट कोई भी कंपनी अपने आप को दिखाने के लिए कभी भी नहीं बनाते, बल्कि बाहर के लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं कि देखो जी हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर बाहर के लोग हैं, आउटसाइड ऑडियंस है, उनका पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है, बैंक वालों ने हमें लोन दिया हुआ है, उन्हें लोन वापस मिलने से गर्ज है, सप्लायर ने हमें उधार पे माल दिया हुआ है, उसको ये जानना है कि भाई जिस कंपनी में पैसा मैंने लगाया हुआ है वो कंपनी क्या वेल अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या आगे आने वाले वक्तों में उसको मैंने लोन देना चाहिए, क्या मैं उसको उधार पे माल दूँ ना दूँ। टैक्स के इदारे ये जानना चाहते हैं कि भाई इनको कितनी इनकम हो रही है, इनसे टैक्स लेना हम लोग, क्या ये जो इनकम शो करा रहे हैं क्या ये सही भी है कि गलत है, क्या ये जो लॉस शो करा रहे हैं सही है गलत है, ठीक है। तो जो लोग बाहर के लोग होते हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट, वो इसके जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ये भी आपके बाहर के लोग, आउटसाइड दी ऑडियंस जो है ये जानना चाहती है। आपके सप्लायर जानना चाहते हैं आपके असासे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, आपके ऊपर टैक्स लगाने वाले हजरात जानना चाहते हैं कि आपकी जो दौलत है वो बढ़ रही है कम हो रही है, आप जो इनकम शो करवा रहे हैं कई सालों से उसकी वजह से आपकी दौलत बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखते हैं आउटसाइड ऑडियंस, तो इन्हीं के लिए बनाई जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक है जी। विच में इंक्लूड, यानी आउटसाइड ऑडियंस में इंक्लूड की बात कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑडियंस में कौन इंक्लूड है, जो मैं बता चुका हूँ, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारे लोन की रिपेमेंट की हिस्ट्री को चेक करने वाली एजेंसीज होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हमने लोन जो है वो टाइम पे वापस किया है या टाइम पे वापस नहीं किया है उसको मॉनिटर करने वाली एजेंसीज होती हैं। अगर हमने टाइम पे वापस किया है तो कल को किसी दूसरे बैंक से लोन लेंगे तो वो बैंक हमें लोन देगा या नहीं देगा वो पहले इन एजेंसी से मालूम करेगा, इनसे हमारी हिस्ट्री मालूम करेगा, इनसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मालूम करेगा, ठीक है। अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा होगा तो हमें बड़ा लोन मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमें लोन जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। एंड रेगुलेटरी एजेंसीज, किसी ना किसी किस्म का जो भी कोई कानून बना हुआ है उस पर अमल दरामद कराने वाली एजेंसीज, ठीक है जी। अब उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ मैंने ये सारा काम लिख दिया था। इसके बाद देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिपोर्ट्स दैट मैनेजमेंट नीड्स टू रन अ बिजनेस। मैनेजमेंट, मैंने भी बताया कि ऑडियंस दो तरह की है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड ऑडियंस जो है वो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं यानी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाने के लिए की जाती है। याद रखिएगा, कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हम बाहर के लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, हम हमेशा अपने आप को दिखाने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को दिखाने के लिए, डायरेक्टर्स को दिखाने के लिए, मैनेजर को दिखाने के लिए, और जहाँ पर सारा माल, सारी प्रोडक्शन बन रही है वहाँ पर जो मैनेजर हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर,
सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर, जूनियर प्रोडक्शन मैनेजर, सर ये लोग देखते हैं कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितने की लेबर लग रही है, कितने छोटे मोटे खर्चे हमारे इनकर हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी कंपनी ने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड छाप दिए, क्योंकि वो छापने से मुराद ये है कि किसी बाहर पब्लिश कर दिए, बाहर की ऑडियंस के लिए पब्लिश कर दिए। उनको छापा तो जाता है, उनको पब्लिश तो किया जाता है, बट इंटरनली पब्लिश किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड कभी भी आउटसाइड ऑडियंस को नहीं दिए जाते, क्योंकि ये आपका सीक्रेट है, ये आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है जी। इससे बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं है। बाहर वालों का सिर्फ लेना देना इससे है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है गुड्स बेचने पर, कितना लॉस हो रहा है गुड्स बेचने पर, आपके एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी बढ़ रही हैं, कितनी कम हो रही हैं, आपके कैपिटल पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है जी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के मुताबिक फॉर्मेट में लिखा है द रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फॉर्मेट एंड कंटेंट एज मैंडेटेड बाय देयर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनकम स्टेटमेंट आपकी रिपोर्ट है, बैलेंस शीट आपकी रिपोर्ट है, ठीक है जी। अभी आप बीकॉम पार्ट 2 में आ गए हैं तो इसमें एक और रिपोर्ट आएगी, कैश फ्लो, ठीक है जी। तो ये जितनी भी रिपोर्ट होती हैं, ये अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं सबकी अकाउंटिंग एक जैसी हो, उसके लिए बनाया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग एक जैसी हो, इसके लिए एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपने बिल्कुल इसी मयार के मुताबिक अपना इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आपने इसी जो मयार इस रिपोर्ट में दिया हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, उसी मयार से, उसी को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और उसूल होता है जिसे बोलते हैं गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल US के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है जी। और बकाया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो हमें अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी तैयार करनी होती है, हाईली स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है जी। और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ का लोकल लॉ भी इस पर प्रीवेल करेगा, यानी आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना ही है, उसके साथ साथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है। और इसके अलावा जिस मुल्क में आप हैं वहाँ के अगर कोई स्पेसिफिक कानून बने हुए हैं इनकम स्टेटमेंट बनाने के, बैलेंस शीट बनाने के, उनको तो आपने सबसे पहले फॉलो करना है। तो इसका मतलब फॉर्मेट के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रिपोर्ट्स दैट कैन बी इन एनी फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट with the intention of including only that information pertinent to a specific decision or situation। देखिए जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट बना सकते हैं। जो भी आपको मटेरियल की रिपोर्ट बनानी है, लेबर की रिपोर्ट बनानी है, ओवरहेड की रिपोर्ट बनानी है, व्हाट एवर रिपोर्ट यू आर मेकिंग, जो भी बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बनाएं। आपको जो फैसला लेना है, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो मार्केट कंडीशन है, आप बेहतर जानते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए, उस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने किसी को दिखाना ही नहीं है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तो दुनिया को दिखाना होता है। कोई शख्स अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यहाँ पाकिस्तान में बैठा है, तो सबको दिखाना है आपने। तो आपका रिपोर्ट का स्टैंडर्ड, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड किसी को दिखाना ही नहीं है। तो फिर कैसा होना चाहिए? जो आपकी मर्ज़ी वैसा होना चाहिए। कोई इस पर आपको स्टैंडर्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उसका। आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना लें। आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए आपने मटेरियल पहले कितना लगा रहे थे, अब कितना लगाना चाहिए। आपकी लेबर पहले ज़्यादा पैसे मांग रही थी, अब आपने थोड़ा कंट्रोल किया है उसको, अब उसके हिसाब से रिपोर्ट बना लें आप। आपका छोटा मोटा खर्चा पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब आपने कंट्रोल कर लिया है या कंट्रोल करने की ज़रूरत है,
वॉट एवर बी द सिचुएशन इन योर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आप उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट तैयार करें वाइल यूजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है लेवल ऑफ डिटेल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटायर बिजनेस एंटिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए जी सबसे प्राइमरी लेवल पर शो करवाती है या उसका मकसद होता है रिजल्ट शो करना, जो हम अभी शुरू से बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट को शो करना, लॉस को शो करना उसका मेन मकसद होता है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना। रिजल्ट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट बनाना, जिसके अंदर एसेट शो करवाते हैं आप, लायबिलिटीज शो करवाते हैं आप, और कैपिटल शो करवाते हैं यानी इक्विटी। ठीक है, यानी कि डिटेल्स के अंदर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है प्रॉफिटेबिलिटी शो करने पर और फाइनेंशियल पोजीशन शो करने पर फॉर एन एंटायर बिजनेस एंटिटी। ठीक है, पूरे बिजनेस के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग यूजुअली रिजल्ट्स इन रिपोर्ट्स एट अ मच हायर लेवल ऑफ डिटेल विद इन द कंपनी सच एज फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन, जियोग्राफिकल एरिया, कस्टमर और सब्सिडरीज। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल इससे ज़्यादा दिखानी पड़ती है आपको। अगर आप जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाते तो हो सकता है कि हर प्रोडक्ट की रिपोर्ट आपको अलग अलग बनानी पड़ जाए। ठीक है जी, और इसके अलावा हो सकता है कि आप अगर आपकी प्रोडक्ट अलग अलग एरिया के हिसाब से बिकती है या आपके ऑफिसेज अलग अलग एरिया के हिसाब से, तो आपको रिपोर्ट अलग अलग एरिया के हिसाब से बनानी बन जाए। सिंध में आपका बिजनेस अलग चल रहा है, प्रोडक्ट अलग चल रही है, पंजाब में अलग है, केपीके में अलग है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग एरिया वाइज भी बनानी पड़ सकती है। हो सकता है कि इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा हो, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट अलग चल रही हैं, पाकिस्तान से बाहर अलग चल रही हैं, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिटेल आपको प्रोडक्ट की रिपोर्ट बनानी पड़ सकती है। कस्टमर वाइज भी बनानी पड़ सकती है, कस्टमर की क्लास, कौन कौन से लेवल के कस्टमर है आपके पास, कौन कौन से एज ग्रुप के कस्टमर है, उनके हिसाब से बनानी पड़ सकती है रिपोर्ट। सब्सिडरीज के हिसाब से आपकी जो है वो कंपनी, आपकी कंपनी भी है, कंपनी के अलावा आपके अंडर काम करने वाली छोटी छोटी और कंपनीज़ भी हैं जिन्हें हम सब्सिडरीज कहते हैं, जिन कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपकी सब्सिडरीज कहलाती हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लेवल ऑफ डिटेल जो है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट अकाउंटिंग कंपाइल्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को शो कराया जाता है, वर्क इन प्रोसेस को शो कराया जाता है, यानी कितने रुपए का काम अभी भी बन रहा है। ठीक है जी, एक तो ये है कि भाई रॉ मटेरियल हमारा कितना है, लकड़ी कितनी पड़ी हुई है, शीटें कितनी पड़ी हुई हैं, और एक तो ये कि कितनी लकड़ी काट कर काम को प्रोसेस में लाया जा चुका है, ये भी शो कराना होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और कितना हमने बिल्कुल रेडी कर दिया, कितना हमने बिल्कुल तैयार कर दिया, यानी कितना तैयार अभी माल पड़ा हुआ है बगैर कटा हुआ, और कितना माल कट चुका है प्रोसेस में आ चुका है, और कितना माल बिल्कुल हमने तैयार कर दिया है, ये सब शो करवाना पड़ता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकॉर्पोरेट्स दिस इन्फॉर्मेशन इनटू इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट प्राइमरीली इनटू द बैलेंस शीट। यानी कि सिंपल बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारी बातें, कहने का मतलब इनका ये है कि ये सारी बातें जो हैं आपकी बैलेंस शीट में भी शो होती हैं, लेकिन बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो होती हैं। जितना भी आपका रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो एसेट है, जितने पे काम चल रहा है वो भी एसेट है, और जितना तैयार पड़ा हुआ है वो भी एसेट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इनको दिखाती है अपनी रिपोर्ट में, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में यानी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर। लेकिन इस पॉइंट में मेन बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इन तीनों चीज़ों को, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड को प्रोडक्ट की कॉस्ट बना के दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बना के दिखाया जाता है। लेकिन आपकी बैलेंस शीट में, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको एसेट बना के दिखाया जाता है।
उसके बाद आ रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। The structure of financial accounting reports are tightly governed by either generally accepted accounting principles or international financial reporting standard। ठीक है जी, ये बात पहले भी हो चुकी है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट हैं वो बाकायदा तौर पे फुलफिल करके बनी होनी चाहिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक पॉइंट मैंने और बताया था इसमें कि जिस मुल्क में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ के लोकल लॉ, पाकिस्तान का लोकल लॉ है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसकी रोशनी में सारी अकाउंटिंग की जाएंगी। देयर इज़ नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाने के लिए कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है जिसको सामने रखकर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के उसूल बनाएं। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उस हिसाब से अपनी कॉस्ट की अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट कंटेंट। A financial report contains an aggregation of the financial information recorded through the accounting system। यानी कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है उसके जितने भी कंटेंट हैं वो सब एग्रीगेट होने चाहिए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मैच होने चाहिए। द इंफॉर्मेशन इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट कैन कंटेन बोथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। The operational information can come from a variety of sources that are not under the direct control of the accounting department। यानी रिपोर्ट के कंटेंट है, रिपोर्ट के कंटेंट जाहिर सी बात है कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएंगे और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको फाइनेंशियल भी और ऑपरेशनल भी दोनों कंटेंट अपनी रिपोर्ट में शो कराने होंगे। उसके बाद रिपोर्ट टाइमिंग। टाइमिंग क्या है रिपोर्ट की, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का और कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनाने का टाइम क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्सनल यानी कि जो भी इंडिविजुअल हजरात होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बनाने वाले उन्हें बोलते हैं पर्सनल। इशू रिपोर्ट्स ओनली एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। जब भी हमारी कंपनी का साल पूरा होता है जब भी बनाकर दी जाती है इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट और बैलेंस शीट। ठीक है, यानी साल में एक बार बना के दी जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ में इशू रिपोर्ट एट एनी टाइम एंड विद एनी डिग्री ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट नीड फॉर द इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट कभी भी बना के दी जा सकती है, उस पर कोई टाइम की कैद नहीं है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट साल में एक बार लाजमी बना के देनी है आवाम को। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होती है, आपका जो भी इनकम स्टेटमेंट है, जो भी बैलेंस शीट है, वो साल में एक बार लाजमी बनाकर देनी है आपको। ठीक है, ये कानून की तरफ से आप पर रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो आपको साल में कम से कम एक बार तो करनी ही है। आपने एक बार लाजमी इनकम स्टेटमेंट बना के देना है, एक बार लाजमी बैलेंस शीट बना के लोगों को देना है, आउटसाइड ऑडियंस को देना है। लेकिन आपकी जो इंटरनल कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जब चाहें आप रिपोर्ट बना लें, आप चाहें तो हफ्ते के हफ्ते बना लें, आप चाहें तो महीने के महीने बना लें, आप चाहें 3 महीने में बना लें, चाहे 6 महीने में बना लें, चाहे 1 साल में बना लें। आपकी अपनी नीड पर है वो, आपको जब जब इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने हिसाब से बना लें डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद है टाइम होराइजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओनली कंसर्न विद रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बनाते हैं सिर्फ उस पीरियड की बनाते हैं जो हमने मुकम्मल कर लिया है। 1 साल गुजार लिया, उसकी इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दीजिए। 1 साल गुजार लिया उस और 1 साल के गुजरने के एंड पर बैलेंस शीट क्या है वो बना के दिखा दें। गुजरे हुए साल के रिजल्ट बनाने को, रिजल्ट जो बनाए जाते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। कॉस्ट अकाउंटिंग डज दिस टू। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही होता है, बट ऑल्सो कैन बी इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर पीरियड। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यही होता है कि गुजरे हुए साल की हम सारी कॉस्टिंग करते हैं, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड कितनी लगी पिछले साल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मगर सबसे मेन पॉइंट ये है कि आने वाले साल का प्रोजेक्शन भी बनाते हैं, एक शैडो बनाते हैं कि यार आने वाले साल में यही ऑर्डर हम कितने रुपयों में पूरा कर पाएंगे, आने वाले साल में यही प्रोडक्ट कितने में बनेगी, क्योंकि आने वाले साल में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं भाई, आने वाले साल में लेबर महंगी हो जाएगी, आने वाले साल में बिजली महंगी हो जाएगी, गैस महंगी हो जाएगी, किराए ज़्यादा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड 2 तरफा होते हैं।
हम गुजरे हुए पीरियड के भी बना सकते हैं, आने वाले साल में जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसका एक फ्यूचर का प्रोजेक्शन बनेगा। वो क्या होगा, एक हमारा समझ लो कि एक पेशन गोई होगी, ताकि उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाले कल में प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कितना पैसा लगाएं, कितना मटेरियल लगाएं, कितना लेबर लगाएं, कितना ओवरहेड लगाएं, ये सबको कंट्रोल कर सकें। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड भी आने वाले कल के लिए भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड सिर्फ गुजरे हुए साल के लिए बना सकते हैं। जो खर्चा हो गया है, जो प्रॉफिट हो गया है, जो लॉस हो गया है, उसी का बना सकते हो, आने वाले का आप कुछ नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इनको आपने बार बार सुनना है, याद करना है। ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।